जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे और पिछली क्लास को अच्छे से पढ़ के आप लोग आए होंगे। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बेसिक ऑफ अकाउंट्स का पार्ट 3 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, पार्ट 2 में हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ बिजनेस पढ़ा है और अब पार्ट 3 में बेसिक ऑफ अकाउंट्स के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। Accounting is the systematic process of recording, classifying, summarizing and interpreting the financial transactions। यानी हमारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसको समराइज करके, क्लासिफाई करके, रिकॉर्ड करने का जो सिस्टमेटिक ढंग होता है या रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अगर अकाउंटिंग के हम दूसरे डेफिनेशन की बात करें तो अकाउंटिंग एक प्रकार का लैंग्वेज होता है बिजनेस का, यानी इसको हम बोल सकते हैं अकाउंटिंग इज द language of business, यानी अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रकार का बिजनेस का लैंग्वेज होता है जो कुछ दर्शाता है। क्या दर्शाता है? दैट इज शो द एक्चुअल financial condition, the actual financial condition of business। यानी किसी भी बिजनेस के एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को देखना हो तो उसके लिए जिस व्यवस्था या जिस प्रोसेस की जरूरत होती है वही प्रोसेस कहलाता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की बात करें, यानी अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग हमारे बिजनेस में फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना हो तो उसके लिए हेल्प करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो अकाउंटिंग होता है ये मेक्स हेल्प टू डिसीजन, डिसीजन इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर में अगर हमें डिसीजन लेना हो तो उसके लिए जिस व्यवस्था या फ्यूचर में डिसीजन लेने के लिए जिस सिस्टम की व्यवस्था करनी चाहिए हमें, या जिस एक तरीके से हमें फ्यूचर में डिसीजन लेने पे कोई दिक्कत, कोई लॉस का सामना न करना पड़े, तो जिस व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा वही व्यवस्था होती है अकाउंटिंग। एक बार फिर से बता रहे हैं, अकाउंटिंग जो होता है वो एक प्रकार का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। किस चीज का सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है? जिसमें हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की व्यवस्था हो, एनालाइज करने की व्यवस्था हो, समराइज करने की व्यवस्था हो और जिसमें इंटरप्रिटेटिंग, समराइज, एनालाइज और क्लासिफाइंग करके हमारे ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक ढंग से स्टोर करने की जो प्रक्रिया होती है वही होती है अकाउंटिंग। अगर दूसरे लैंग्वेज में समझे तो अकाउंटिंग एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। कैसा लैंग्वेज होता है? बिजनेस का लैंग्वेज होता है जो शो करता है हमारे बिजनेस के एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है।
यानी हमारे बिजनेस के एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन को शो करने का जो लैंग्वेज होता है वही एक प्रकार का अकाउंटिंग होता है। और अकाउंटिंग कुछ हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है कि फ्यूचर में कोई भी डिसीजन लिया जाए या ना लिया जाए, ये हमारे अकाउंटिंग जो है वो मदद करता है, हमको ये हेल्प देता है ताकि फाइनेंशियल कंडीशन को हम देखें, समझें और ये डिसीजन लेने के लिए ये सक्षम हो जाए कि क्या आगे चल के हमें डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस होने का जो स्टेटमेंट तैयार होगा, जो स्टेटमेंट हमें देखने के लिए तैयार होके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा फाइनल अकाउंट बन के आएगा, जो स्टेटमेंट आएगा, वही स्टेटमेंट को तैयार करने का जो तरीका होता है वही अकाउंटिंग होता है। अब हम अकाउंटिंग के कुछ टाइप्स में बात कर लेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे। तो अकाउंटिंग को टोटल 3 क्लासिफाइंग में डिवाइड किया जाता है। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन 3 होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, या अकाउंटिंग के टाइप ही बोल ले तो इसके 3 टाइप होता है। पहला टाइप होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला टाइप होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा टाइप होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा टाइप जो होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। तीसरा टाइप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर हम शॉर्ट फॉर्म वैसे ही पहले बात कर ले तो फाइनेंशियल का मतलब होता है, फाइनेंशियल का मतलब होता है लेन देन, यानी रुपए पैसे की बात हो। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो किसी भी बिजनेस के एक्सटर्नल पार्ट को डिनोट करता है, या किसी भी बिजनेस के बाहरी स्टेटमेंट को दर्शाता है, वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जब हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो उस पे जो कॉस्ट जितना लगता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट को मैनेज करने के लिए जितने भी जो व्यवस्था होंगी वो होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आप नोट कर लीजिए। अब हम पहला हेडिंग अपना डालेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देखेंगे कि क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें देखेंगे यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है यानी इट फोकस मतलब ये जो है ये फोकस करता है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, यानी इट फोकस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट या सूची जो तैयार होता है फाइनल अकाउंट का, उस पे फोकस करता है। और किस लिए फोकस करता है, यानी फॉर एक्सटर्नल की करता है, फॉर एक्सटर्नल, यानी फॉर एक्सटर्नल टर्म्स के लिए करता है या फॉर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए करता है। अब यूजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर बात करें तो सच एज इन्वेस्टर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं एटीसी। यानी जितने भी इन्वेस्टर और जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनका फाइनेंशियल बाहरी फाइनेंशियल को दिखाने का जो तरीका होगा वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी हर एक ओवरऑल की बात करें स्टेटमेंट को तैयार करने का जो तरीका होगा, तो एक स्टेटमेंट को तैयार करने के लिए जिस प्रोसेस के तरीके से क्लासिफाइंग करके, समराइज करके, एनालाइज करके, इंटरप्रेटिंग करके हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका होगा वो अकाउंटिंग होगा। अब अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो 3 तरीके के होंगे। पहला होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है ये एक्सटर्नल पार्ट को दर्शाता है, यानी किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी क्रेडिटर्स के एक्सटर्नल यूजर्स को या बाहरी स्टेटमेंट को दर्शाने का जो तरीका होता है वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर दूसरा हेडिंग आप डालेंगे
कॉस्ट अकाउंटिंग। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब दूसरा जो पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट हमारा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट का मतलब होता है लागत, अकाउंटिंग का हिंदी होता है लेखांकन, यानी लेखा का या लेन देन का अंकन करना ही अकाउंटिंग होता है। अब जो फाइनेंशियल होगा ये एक्सटर्नल पे बात करेगा। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है ये हमारे किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए जितना उस पे इन्वेस्ट या जितना उस पे खर्चा किया जाएगा वो सभी होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ये एनालाइज होता है। क्या होता है? एनालाइज, एनालाइज एंड मैनेज, एनालाइज एंड मैनेजेस, एनालाइज एंड मैनेजेस द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट या मैनेजेस द कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉस्ट प्रोडक्शन या रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ऑपरेशन, कॉस्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एंड ऑपरेशंस। यानी कि किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करना या किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज करना या उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देना, उस पे जो कॉस्ट लगेगा उस कॉस्ट को मैनेज और एनालाइज जो किया जाएगा वो हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब हम तीसरा पार्ट यानी अकाउंटिंग का जो तीसरा टाइप होता है, तीसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप लोग हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है सेम उसी तरीके से मैनेजमेंट होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ये एक्सटर्नल पार्ट को डिनोट करता है और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये इंटरनल पार्ट को डिनोट करता है। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ये हमें कुछ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंटरनल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड इंटरनल मैनेजमेंट, प्रोवाइड इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट विथ इंफॉर्मेशन, विथ इंफॉर्मेशन। यानी कि ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसे स्टेटमेंट को प्रोवाइड करना जो किसी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो और ये कैसा हो? फॉर इंटरनल हो। फॉर कैसा हो? फॉर इंटरनल हो। कैसा? इंटरनल मतलब अंदर अंदर की बात हो। विथ इंफॉर्मेशन, विथ इंफॉर्मेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, सॉरी प्रोवाइड इंटरनल मैनेजमेंट विथ इंफॉर्मेशन, विथ इंफॉर्मेशन यानी हर एक इंफॉर्मेशन के साथ जो मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनल पार्ट का होगा वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, विथ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग की बात करें, फॉर डिसीजन मेकिंग यानी कोई भी डिसीजन हम ले सकें, डिसीजन मेकिंग कर लें, प्लान कर लें, क्या कर लें? प्लानिंग कर लें, प्लानिंग कर लें या कोई भी फ्यूचर का डिसीजन ले ले या कंट्रोल कर ले, क्या कर ले? कंट्रोल कर ले। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वो एक्सटर्नल पार्ट को डिनोट करेगा जिसमें हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होगा वो इंटरनल पार्ट को डिनोट करेगा जिसमें रुपया पैसा आया गया, खरीदा गया, बेचा गया, पेमेंट किया गया, रिसीव किया गया, सब कुछ एक बाहरी दस्तावेज बना के दिखाता है, वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसके प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है ये एनालाइज और मैनेज किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल पार्ट में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हमें हेल्प करता है ताकि हम फ्यूचर में कोई डिसीजन ले सके, प्लान कर सके या उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के क्लासिफिकेशन।
अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात करेंगे बुक कीपिंग सिस्टम का कि बुक कीपिंग सिस्टम क्या होता है। नाम से ही पता चलता है एक बुक को तैयार करना। कीप मतलब होता है स्टोर करके रखना, यानी ऐसा तरीका जिसमें हम किसी भी बुक को तैयार करें। बुक कीपिंग सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है। बुक मतलब किताब, कीप मतलब स्टोर करके रखना, यानी ऐसा ढंग या ऐसा तरीका जिसका यूज करके हम अपने एक बुक को तैयार करें, स्टोर करके रखें, वो होता है बुक कीपिंग सिस्टम। यानी बुक कीपिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है आपके अपने कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी एक अकाउंट को, और वो डेली बेसिस पे। यानी बुक कीपिंग सिस्टम जो होता है, बुक कीपिंग सिस्टम is the process of recording our company's information, our company's information or financial transaction into a organized accounts on daily basis, यानी पर डे, डेली बेसिस का मतलब होता है पर डे, हर एक दिन का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या कंपनी का कोई भी इंफॉर्मेशन हो किसी एक अकाउंट में ऑर्गेनाइज करके स्टोर करने की जो व्यवस्था होती है वो होती है बुक कीपिंग सिस्टम। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अकाउंटिंग जो होता है वो एक लंबे समय के लिए होता है, यानी एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। पूरे साल का मान लिया जाए अगर अकाउंटिंग पीरियड, एक महीने का मान लिया जाए, एक 6 मंथ का मान लिया जाए, क्वार्टरली मान लिया जाए, तो वो होता है अकाउंटिंग। और जब पर डे की बात आए अपने ट्रांजैक्शन को स्टोर करने की व्यवस्था को, तो वो हो जाएगा बुक कीपिंग सिस्टम। यानी बुक कीपिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जिसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी एक अकाउंट्स को ऑन द डेली बेसिस। हर एक दिन का अलग अलग डेटा को स्टोर करने की व्यवस्था, या हर एक दिन पर डे अलग अलग डेटा को स्टोर करने की जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था को हम बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं। अब अगर हम बुक कीपिंग सिस्टम की बात करें तो बुक कीपिंग सिस्टम के टाइप 2 होते हैं। 2 तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या किसी भी अकाउंट्स में स्टोर कर सकते हैं। यानी अगर हम बुक कीपिंग सिस्टम की बात करें, बुक कीपिंग सिस्टम्स आर 2 टाइप्स, यानी 2 तरीके से हम अपने डेटा को डेली बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तरीका होता है, ये होता है सिंगल एंट्री, और जो दूसरा तरीका होगा ये होगा डबल एंट्री। यानी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम 2 एंट्री के माध्यम से हम स्टोर कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तरीका होगा, इसको हम कहते हैं सिंगल एंट्री, और दूसरा तरीका होगा डबल एंट्री। सबसे बढ़िया तरीका होता है डबल एंट्री, क्योंकि डबल एंट्री में हमें कोई कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं होती, सब ऑटोमेटिक मैनेज रहता है दोनों तरफ। बात करते हैं कि सिंगल एंट्री मोड क्या होता है, सिंगल एंट्री क्या होता है, या सिंगल एंट्री और डबल एंट्री में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप में सिंगल एंट्री, कि सिंगल एंट्री होता क्या है। तो सिंगल एंट्री एक प्रकार का इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन का तरीका होता है,
यानी एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग होता है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रकार का इट इज ए इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक इनकम्प्लीट यानी पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट होता है, ये क्यों इसे आधा अधूरा माना जाता है, क्योंकि ये हमारे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर नहीं करता है। तो केवल तो किसको प्रिपेयर करता है, तो इसमें ये बिजनेस जो होता है ये यानी जो सिंगल एंट्री मोड होता है ये हमारे कंपनी के केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही मेंटेन करता है, यानी जिसमें केवल और केवल कैश बुक और बैंक बुक होता है, कैश या बैंक ही होता है, उसी को ही केवल ये प्रिपेयर करता है। ये हमारे फाइनल अकाउंट को या बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो या ट्रायल बैलेंस हो उसको नहीं प्रिपेयर कर पाता है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ बिजनेस रिकॉर्डिंग बोलते हैं। यानी कि अगर हम बिजनेस में बात करें कि रिकॉर्ड करने का तरीका, तो बिजनेस जो होता है द बिजनेस ऑर्गेनाइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन ओनली कैश बुक। ये केवल और केवल कैश बुक को ही तैयार करता है, फाइनल अकाउंट को तैयार नहीं करता है, और कैश बुक के साथ साथ पर्सनल अकाउंट को भी तैयार करता है। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जैसे अगर बात करें तो ये डेटर्स होता है यानी कस्टमर्स होते हैं और क्रेडिटर्स होता है। कस्टमर होते हैं और क्रेडिटर्स, यानी किसी भी डेटर्स या कस्टमर यानी किसी दुकानदार या किसी कस्टमर के खाता को केवल मेंटेन करता है और उसके साथ साथ कैश बुक को मेंटेन करता है। केवल और केवल कैश बुक और किसी एक पर्सन के डेटा या पर्सन के अकाउंट को ही मेंटेन करता है, इसलिए ये इनकम्प्लीट होता है। अब किसको मेंटेन करता है, यानी जो सिंगल एंट्री होता है, सिंगल एंट्री can't be prepared trial balance and final account। यानी जो सिंगल एंट्री मोड होता है या सिंगल एंट्री जो होता है ये हमारे ट्रायल बैलेंस को मेंटेन नहीं करता है और उसी के साथ साथ फाइनल अकाउंट को भी मेंटेन नहीं करता है, इसीलिए इसको हम इनकम्प्लीट सिस्टम बोलते हैं या इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये केवल और केवल कैश बुक, बैंक बुक और हमारे अकाउंट्स को, यानी वो हमारे चाहे डेटर्स के अकाउंट हो चाहे क्रेडिटर्स के अकाउंट्स हो, उन्हीं को केवल मेंटेन करता है, इसीलिए इसको हम एक इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ बिजनेस रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और ये जो होता है ये सिंगल एंट्री मोड होता है। बात करें 1494 से पहले जब हमारा डबल एंट्री मोड सिस्टम आया 1494 में मिस्टर ल्यूकस पैसियोली के द्वारा, तब से डबल एंट्री मोड आने लगा और उसमें जो हमारे अकाउंट हुए या हमारा जो अमाउंट हुआ वो दो पार्ट में एक डेबिट और एक क्रेडिट पार्ट में डिवाइड हुआ, जिससे अकाउंटिंग करने का तरीका बहुत आसान हुआ। पहले ये तरीका आसान नहीं होता था, यानी अगर 1494 से पहले की बात करें तो पहले केवल और केवल सिंगल एंट्री मोड होता था, उसमें हमारे फाइनल अकाउंट तैयार नहीं होते थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अब दूसरा हेडिंग डालिएगा डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड क्या होता है, ये सिंगल एंट्री मोड से थोड़ा अलग है, तैयार दोनों फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करेंगे। डिफरेंस क्या हो जाता है
कि सिंगल एंट्री मोड जो होता है ये भी रिकॉर्ड करने का तरीका है और डबल एंट्री मोड है ये भी तैयार करने का ही, रिकॉर्ड करने का ही तरीका होता है। लेकिन सिंगल एंट्री मोड केवल और केवल कैश बुक और किसी एक पर्सनल अकाउंट को ही प्रिपेयर करता है, फाइनल और ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर नहीं करता है, इसलिए उसको इनकम्प्लीट बोलते हैं। और कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन या कंप्लीट तरीका जो होता है वो होता है डबल एंट्री मोड। अब डबल एंट्री मोड क्या हुआ, इसमें क्या आसानी होती है, तो डबल एंट्री मोड जो होता है ये अकाउंटिंग का सिस्टम होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है और दो दो अकाउंट इसमें डाले जाते हैं। यानी इट इज अ सिस्टम that is used to record our financial transaction or other events or other information यानी ये फाइनेंशियल को रिकॉर्ड किया जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन एट लीस्ट टू अकाउंट्स या एट लीस्ट टू अकाउंट विथ इक्वल होता है, एट लीस्ट टू अकाउंट विथ इक्वल, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट नहीं, डेबिट एंड क्रेडिट कर दीजिएगा। यानी कि जो डबल एंट्री मोड होता है ये एक सिस्टम ऐसा होता है जिसका यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का या हमारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। और रिकॉर्ड जब हम करते हैं तो एटलीस्ट दो अकाउंट हमें डालना होता है और दोनों अकाउंट का अमाउंट जो होता है वो इक्वल होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की। यानी कि जिसमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मिले वो तरीका डबल एंट्री होता है। और डबल एंट्री में दोनों अकाउंट हमारे प्रिपेयर होते हैं जिसमें कैश बुक के साथ साथ कैश बुक, बैंक बुक और पर्सनल अकाउंट के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हमारा फाइनल अकाउंट और ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर होता रहता है। इसीलिए इसको हम एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के कंप्लीट रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम होता है वो हमारा डबल एंट्री मोड होता है। ये प्रोवाइड करता है हमारे बैलेंस को, यानी ये हमारे बैलेंस को प्रोवाइड करता रहता है रिकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट के लिए, हर एक एंट्री के लिए। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये प्रोवाइड करता है, इट provides for balance by debit or credit for each entry, यानी हर एक एंट्री के लिए बैलेंस को भरना या बैलेंस को फिल करने का दो ऑप्शन देता है। और दो ऑप्शन कौन सा होता है? डेबिट और क्रेडिट। यानी ये हमारे बैलेंस को फिल करने का दो ऑप्शन देता है, इसीलिए इसको हम डबल एंट्री मोड बोलते हैं। सबसे आसान भाषा या सबसे आसान लैंग्वेज में या डेफिनेशन बोले, सिंगल एंट्री में पैसा डालने का केवल एक ही तरीका होता है जिसे इसीलिए उसको हम सिंगल एंट्री बोलते हैं। और जिसमें पैसा डालने का दो ऑप्शन दिखाई पड़े वो होता है डबल एंट्री मोड। और डबल एंट्री मोड में जो पैसा डाला जाता है वो डेबिट और क्रेडिट। डेबिट मतलब होता है जमा, क्रेडिट मतलब होता है उधार। यानी एक के पास जमा होगा, दूसरे के पास उधार होगा और दोनों अमाउंट बराबर होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लिया मैंने पैसा किसी से उधार लिया, तो वो पैसा मेरे पास आ गया, यानी हमारा अब वो लोन हो गया। मैं बाद में दूंगा वो अलग की बात है, लेकिन अभी हमारे पास वो जमा हो गया।
तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। सामने वाले ने पैसा दिया, बाद में भले ही उसको पैसा मिले लेकिन उस समय उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी तो वो निकाल के हमें देगा, इसलिए उसमें क्रेडिट हो जाएगा। यानी क्रेडिट का मतलब उधार और डेबिट का मतलब होता है जमा। यानी कि कंप्लीट रिकॉर्डिंग का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट रिकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोसेस जो होगा वो डबल एंट्री होता है। ये प्रोवाइड करता है बैलेंस को डेबिट और क्रेडिट में हर एक एंट्री के लिए। अगर बात करें कि डबल एंट्री मोड का सिस्टम किसने दिया था, तो हमारे एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। डबल एंट्री यानी द प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज developed by Mr. Lucas Pacioli in 1494। यानी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था ल्यूकस पैसियोली। क्या नाम था? जिनका नाम था ल्यूकस, सॉरी यहाँ स्पेलिंग गलत हुआ, ल्यूकर नहीं ल्यूकस होगा। ल्यूकस पैसियोली नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का तरीका या डबल एंट्री सिस्टम को डेवलप किया था। तभी से डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ। इन्हीं को हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? फादर ऑफ अकाउंटिंग। क्यों एक फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं? क्या इनसे पहले अकाउंटिंग नहीं होता था? जी हाँ, होता था, लेकिन अकाउंटिंग में सबसे अहम योगदान इन्होंने दिया, यानी सबसे अहम चीज का डेवलप करके दिया, जिसका नाम था डबल एंट्री मोड। और डबल एंट्री मोड से अकाउंट को मेंटेन करना और तैयार करना कोई दिक्कत या उतना परेशानी नहीं होती थी जितना परेशानी की सिंगल एंट्री में होता था। डबल एंट्री मोड होता है एक सिस्टमेटिक ढंग होता है, यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का एटलीस्ट 2 अकाउंट में, और दोनों अकाउंट का अमाउंट जो होगा वो इक्वल होगा, और इक्वल यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट में होगा। डबल एंट्री का प्रोसेस जो होता है ये ऐसा सिस्टम था जिसमें दोनों अकाउंट बराबर बराबर होते थे, और इसको डेवलप किया था, इस प्रोसेस को एक व्यक्ति हुआ करते थे ल्यूकस पैसियोली, जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का डेवलप किया था। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और 5 मिनट की क्लास लगभग और बची है हम लोगों का, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम एक लास्ट स्टेप पढ़ेंगे या एक लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जर्नल को प्रिपेयर हम कैसे करते हैं। यानी किसी भी बुक कीपिंग सिस्टम में जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड कितने सिस्टम में करते हैं। यानी अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये स्टेप ऑफ इन्वॉल्व इन डबल एंट्री सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में कौन कौन से स्टेप होते हैं, ऐसे बात कर लें कि हेडिंग डाल लीजिएगा डबल एंट्री सिस्टम के स्टेप्स। यानी डबल एंट्री सिस्टम के स्टेप कौन से होते हैं या स्टेप ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। तो ये टोटल 4 पार्ट में या टोटल 4 तरीके से इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी इसमें केवल 4 तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। पहला तरीका होता है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। यानी किसी भी ट्रांजैक्शन का हम पहले जर्नल तैयार करेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ लेजर होगा। किसी भी ट्रांजैक्शन का पहले जर्नल तैयार करेंगे, डेबिट क्रेडिट बनाएंगे, फिर लेजर में उसको पोस्ट करेंगे। तीसरा तरीका जो होता है यह प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। और चौथा जो तरीका होता है ये होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और यहाँ पे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट या
एक हमारा जो ऐसे कह लें कि लास्ट जो फाइनल अकाउंट जो होता है वो हमको मिल के आ जाता है, जिससे हमारे पास एक स्टेटमेंट या एक सूची बन के आ जाती है, जिस सूची में हर एक ऑप्शन लिखा होता है और उससे हमें ये पता चलता रहता है कि हम आगे चल के क्या डिसीजन ले और क्या ना ले। यानी डबल एंट्री का सिस्टम जो होगा इसमें 4 स्टेप काम करते हैं। पहले आपको किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल तैयार करना पड़ेगा, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। दूसरे ऑप्शन में उसको हम लेजर पे फिल करेंगे, जिनको हम लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, वही प्रिपरेशन ऑफ लेजर कहा जाता है। और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होगा, हर एक अकाउंट पे बैलेंस डेबिट हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, उसके जांच करना ट्रायल बैलेंस होता है। फिर लास्ट में हमारा फाइनल अकाउंट होगा। यानी अगर हम जर्नल की बात करें तो ये होता है, जर्नल की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट डिसाइड करना, ये क्या होता है, ये डिसाइड, इससे डिसाइड किया जाता है डेबिट और क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट। डेबिट या क्रेडिट को डिसाइड करने का जो तरीका होता है ये होता है प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। अब अकाउंट्स में डेटा को भर देना, या इसी को हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। यानी डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट को या अकाउंट्स को फिल कर देना ही क्या होता है, लेजर पोस्टिंग होता है। और हर एक लेजर पे या हर एक अकाउंट पे जितना बैलेंस हम फिल करते हैं लेजर पोस्टिंग में, उसका एक हमें स्टेटमेंट तैयार होता है, वही स्टेटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमें पता चलता है कि किस अकाउंट पे कितना पैसा है। और उसका एक बैलेंस शीट, यानी ये फाइनल अकाउंट में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है बैलेंस शीट, एक आता है बैलेंस शीट, और दूसरा जो आता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना सामान खरीदा गया है, टोटल परचेज, कितना सामान बेचा गया है, टोटल सेल्स, ये प्रॉफिट एंड लॉस में बताता है। कितने आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना लॉस में चल रहा है, कितना प्रॉफिट में चल रहा है, यह प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। और जो बैलेंस शीट होता है ये एक्चुअल कंडीशन बताता है आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, बस ये डेली बेसिस पे दिखाता है, और ये एक अकाउंटिंग पीरियड का दिखाता है। यानी एक लंबे समय का स्टेटमेंट देखना हो तो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेली बेसिस का देखना हो तो वो होता है बैलेंस शीट। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा है। अब कल हम अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी, कल क्या अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग की कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें 4-5 पॉइंट मुश्किल से आधे घंटे की वीडियोस होंगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, फिर हम अपने सॉफ्टवेयर पे मूव कर जाएंगे, यानी टैली के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो पहले ही यहाँ हेडिंग में लिखा हुआ टैली फाउंडेशन बैच, तो हम सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसका फीचर पढ़ेंगे, फिर उसके हम वर्जन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एंट्री पे आ जाएंगे, यानी उसमें डेटा को रिकॉर्ड करने का सिस्टम हम देखने लगेंगे। एक आपको नोटिस जरूर बता दें, ये हमारा ये टैली का बैच है, कंप्यूटर का भी बैच हम स्टार्ट करेंगे, यानी कंप्यूटर के भी हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर फाउंडेशन बताएंगे, यानी कंप्यूटर को 0 से लेके और लास्ट तक, यानी एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। फिलहाल कंप्यूटर हमारा ओ लेवल और CCC के लिए तो चल ही रहा है कंप्यूटर फाउंडेशन का, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो कंप्यूटर फाउंडेशन है वो ओ लेवल और CCC के लिए है। हम अब जो स्टार्ट करेंगे, यानी ये कंप्यूटर का जो फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन और जहां पे कंप्यूटर मांगा जाता है वहां पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम पढ़ेंगे और हम इस तरीके से चलेंगे, एकदम 0 से एडवांस लेवल तक जाएंगे, और साथ ही साथ PYQs भी हम साथ ही में देखते रहेंगे, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे उन सभी क्वेश्चन के बारे में भी बात करते रहेंगे। और ये कंप्यूटर फाउंडेशन का हो गया, और हम रीजनिंग फाउंडेशन का भी बैच चलेगा, यानी हमारे पास टोटल 3-4 बैचेस हो जाएंगे, तो एक दिन में केवल एक ही मिलेगा। यानी अगर हम बात करें तो एक फाउंडेशन हमारा चल ही रहा है टैली का फाउंडेशन, एक फाउंडेशन हमारा चल रहा है ओ लेवल और CCC के लिए, यानी M1 पेपर जो होगा,
अगर हम बात करें तो हमारा पहला ये फाउंड चल ही रहा है, टैली फाउंडेशन का बैच, टैली फाउंडेशन बैच ये हमारा रनिंग में है। दूसरा हमारा कंप्यूटर का चल ही रहा है, कंप्यूटर फॉर CCC या ओ लेवल, यानी ये दो बैच हमारे चल रहे हैं। तीसरा बैच हम स्टार्ट करने आपके लिए जा रहे हैं कंप्यूटर फाउंडेशन। कंप्यूटर फाउंडेशन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जहां पे कंप्यूटर पूछा जाता है, ये ऐसा बैच साबित होगा जहां पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो किसी भी कंपटीशन में ना पूछा जाए। और चौथा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें रीजनिंग फाउंडेशन बैच जिसमें हम लोग रीजनिंग 0 से एडवांस लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी और खूब अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद।